हेलो स्टूडेंट्स। साइंस बायोलॉजी में अपन ने पादप के विभिन्न भागों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जड़, तना, पत्ती इन तीनों के बारे में पढ़ा और इनके रूपांतरण जो अपन ने देखे। अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पादप के जनन अंग होते हैं, पादप पुष्प। अपन जो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पादप पुष्प फ्लावर। देखो, पादपों का जो वर्गीकरण किया जाता है तो पुष्पी पादप जो होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा जाता है। पुष्पी पादप जो हैं उनमें जो दो तरह से नाम दिया जाता है, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। तो आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी जो अपन नाम सुनते हैं, आवर्त बीजी बोला जाता है एंजियोस्पर्म और अनावर्त बीजी बोलते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये जो पुष्प है पादपों में, ये जनन संरचना है और पादप के पुष्पों में जननांग पाए जाते हैं। अब जननांग दो प्रकार से हो गए, नर जननांग और मादा जननांग। तो पादप का जो पुष्प है वो है, पादप पुष्प में सबसे पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि पुष्प रूपांतरित प्रैरोह होता है। पुष्प क्या है भाई? रूपांतरित प्रैरोह है। प्रैरोह क्या बताया था अपन ने बताया था जब बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर और परांकुर, मूलांकुर से डेवलप होता है मूल तंत्र अंडरग्राउंड पार्ट और परांकुर से डेवलप होता है प्रैरोह अपर ग्राउंड पार्ट। प्रैरोह में स्टेम तना, उसके बाद में लीव्स और फिर लास्ट में रूपांतरित होकर वो बनता है भाई पुष्प। तो पुष्प क्या हो गया? मॉडिफाइड शूट। रूपांतरित प्रैरोह है वो पुष्प बोला जाता है। और पुष्प पादप के जनन अंग धारण करता है। पुष्प पादप के क्या धारण करता है भाई? जनन अंग धारण करता है। तो पादप के जो जनन अंग हैं वो पुष्प के अंदर पाए जाते हैं और उसी आधार पे पुष्प में अपन अलग अलग वर्ग भी पढ़ते हैं। अगर पुष्प की स्थिति देखें, अगर पुष्प में केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जा रहे हैं, या तो नर जननांग पाए जा रहे हैं या मादा जननांग पाए जा रहे हैं, ऐसे पुष्प तो कहलाते हैं एकलिंगी। ऐसे पुष्प कैसे कहलाते हैं भाई? एकलिंगी। तो एकलिंगी पुष्प का मतलब क्या हुआ? पुष्प में केवल नर जननांग या फिर मादा जननांग उपस्थित। अगर पुष्प में या तो नर जननांग उपस्थित है या मादा जननांग उपस्थित हैं, ऐसे पुष्प कौन से कहलाते हैं? एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पपीता, सहतूत, इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो एकलिंगी पुष्प का मतलब है मोनोसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, कि ऐसे पुष्प में जिसमें केवल एक ही प्रकार के जननांग पाए जा रहे हैं, या तो पाए जा रहे हैं नर जननांग या पाए जा रहे हैं मादा जननांग। फिर एक बोला जाता है उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। उभयलिंगी पुष्प, पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित। अगर पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों पाए जा रहे हैं तो वो बोला जाता है उभयलिंगी पुष्प, यानी उसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है, उसको नाम दिया जाता है उभयलिंगी पुष्प। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, मटर, सेम, गुड़हल, इस तरह से अपन देखें तो एक तो नाम दिया देखो मैंने एकलिंगी पुष्प। अगर पुष्प में केवल एक ही प्रकार के जननांग है, या तो नर जननांग या मादा जननांग, वो तो हो गया एकलिंगी। और अगर पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग है तो वो हो गया उभयलिंगी। एक नाम आता है, अब देखो इसी से रिलेटेड एक नाम और बता रहा हूं मैं, ये साथ में लिख देता हूं ताकि इनका कंफ्यूजन जो रहे वो दूर रहे।
एक लिंगाश्रयी पादप, उभयलिंगाश्रयी पादप और एक बोला जाता है सर्वलिंगाश्रयी पादप। ध्यान दो इधर, एक लिंगाश्रयी पादप, उभयलिंगाश्रयी पादप और एक लिखा है मैंने सर्वलिंगाश्रयी पादप। एक लिंगाश्रयी पादप का मतलब क्या हुआ? ऐसे पादप जिसमें केवल एक ही प्रकार के पुष्प हैं, या तो नर पुष्प या मादा पुष्प। पादप जिन पर केवल नर या मादा, केवल नर या मादा एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के पुष्प उपस्थित। ऐसे पुष्प जिन पर केवल एक ही प्रकार के पुष्प, ऐसे पादप जिन पर केवल एक ही प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं, या तो नर पुष्प पाए जा रहे हैं मादा पुष्प। तो बताओ एक लिंगी पुष्प वाले पादप यही तो होंगे। जो एक लिंगी पुष्प वाले पादप हैं वही क्या कहलाएंगे? एक लिंगाश्रयी पादप कहलाएंगे, क्योंकि एक लिंगी पुष्प वही है जिसमें या तो नर जनांग है या मादा जनांग है। अब ऐसा पादप जिसपे सारे पुष्प या तो नर जनांग वाले हैं या सारे पुष्प मादा जनांग वाले हैं, वो हो गया एक लिंगाश्रयी। तो एक लिंगी पुष्प वाले पादप ही एक लिंगाश्रयी होंगे। और उभयलिंगाश्रयी पादप जिन पर नर व मादा पुष्प दोनों उपस्थित, यानी ऐसे पादप जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों पाए जा रहे हैं। आप ध्यान देना इसमें, ये नहीं होगा। उभयलिंगी पुष्प किसको कह रहे हैं? कि एक ही पुष्प में दोनों प्रकार के जनांग, नर जनांग भी और मादा जनांग भी। और उभयलिंगाश्रयी पादप किसको कहा जाता है? जिसमें ऐसे पादप जिसपे दोनों प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं। अब बताओ, पुष्प तो वो एक लिंगी है, लेकिन वो नर और मादा दोनों प्रकार के एक ही पादप पर मौजूद हैं। वो कौन सा कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी पादप कहलाता है। और सर्वलिंगाश्रयी किसको कहेंगे? पादप जिन पर एक लिंगी व उभयलिंगी, एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो एक नाम और आ गया भाई, सर्वलिंगाश्रयी। अब ध्यान दो वापस से, देखो जो पहले मैं बता रहा हूं, ये सबसे पहले लिखा है मैंने लिंगी पुष्प। पुष्प किसमें? जिसमें केवल नर जनांग पाए जा रहे हैं या फिर मादा जनांग। एक लिंगी पुष्प वाले पादप ही एक लिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। उभयलिंगी पुष्प वो है जिसमें एक पुष्प तो एक ही है, लेकिन जिसमें दोनों जनांग उपस्थित हैं। लिंगी पादप वो है जिसमें पुष्प दोनों प्रकार के मौजूद हैं पादप के ऊपर, नर पुष्प भी मौजूद है, मादा पुष्प भी, लेकिन वो पुष्प फिर एक लिंगी हो गए। और सर्वलिंगाश्रयी का मतलब ऐसा पादप जिसपे पुष्प जो पाए जा रहे हैं वो एक लिंगी प्रकार के पुष्प भी हैं, यानी उस पे नर पुष्प भी हैं, मादा पुष्प भी हैं और उभयलिंगी पुष्प भी हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैं एक नाम लिखवा रहा हूं, आम। तो आम सर्वलिंगाश्रयी या सर्वलिंगाश्रयी पादप में आ जाता है, जिसमें नर और मादा जनांग वाले उभयलिंगी पादप पुष्प और नर या मादा जनांग वाले केवल एक लिंगी पुष्प वो भी पाए जा रहे हैं साथ साथ में, वो जाता है सर्वलिंगाश्रयी। तो मैंने बताया पुष्प के बारे में कि पुष्प जो है रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह का अंतिम रूपांतरण है, पुष्प पादप के जनांग धारण करता है। एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, एक लिंगाश्रयी पादप, उभयलिंगाश्रयी पादप और सर्वलिंगाश्रयी पादप, ये स्थिति अपन ने देखी है। अब ये जो अपन ने परिचय बताया, उसके बाद में एक पुष्प की प्रारूप रचना अपन देख रहे हैं। और पुष्प की प्रारूपिक संरचना में अपन उभयलिंगी पुष्प को मैं बता रहा हूं, यानी जिसमें नर और मादा जनांग दोनों हैं, दोनों की स्थिति दिखाकर जो बता रहा हूं। तो अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो बता रहा हूं आपको पादप पुष्प संरचना।
पादप पुष्प संरचना। तो एक पादप का जो पुष्प का सबसे निचला आधार जिसको नाम दिया जाता है पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन उसको बोलते हैं जिस पे पुष्प के सारे भाग स्थित होते हैं या पुष्प के सभी भाग जहां पाए जाते हैं वो पुष्पासन है या जिस पर वो जुड़े होते हैं। और पुष्पासन जो है उस पर जो पुष्प के जो भाग मौजूद हैं उनको पुष्प चक्र नाम दिया जाता है। ये पुष्प चक्र दो प्रकार से बताए जाते हैं, एक तो अनिवार्य चक्र और एक सहायक चक्र। अनिवार्य चक्र में तो आते हैं जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, क्योंकि वो पुष्प मेन जनन का काम ही तो है उसका। और सहायक चक्र वो हैं जो जनन में सहायक होते हैं, वो सहायक चक्र में आ गए। तो नर जननांग और मादा जननांग तो हो गए पुष्प के अनिवार्य चक्र, ठीक है। और जो सहायक चक्र हैं उसमें दो नाम आते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलेक्स और कोरेला। तो कोरेला और कैलेक्स आता है, कैलेक्स और बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये तो आते हैं सहायक चक्र में। और नरजनांग और मादा जनांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। नरजनांग को नाम दिया जाता है एंड्रोसियम, जिसमें अपन नाम देते हैं पुमंग, या पादप का जो नरजनांग है उसको नाम दिया जाता है पुमंग, एंड्रोसियम। और पादप का पुष्प का जो मादा जनांग है उसको नाम दिया जाता है जायांग, जिसको नाम दिया जाता है गाइनोसियम, ये बोले जाते हैं। तो एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना को अगर अपन देखें, पादप पुष्प संरचना में मेनली पुष्पासन की जो अपन जैसे स्थिति दिखा रहे हैं इसमें अवतल आकार में प्यालेनुमा संरचना के रूप में जो अपन दिखा रहे हैं, यहां पर जो अपन स्थिति बता रहे हैं ये तो हो गया भाई पुष्प वरंत स्टॉक, और ये हो गया पुष्पासन जिसपे पुष्प के सारे भाग स्थित होते हैं, इसको नाम दिया जाता है थैलेमस पुष्पासन। और पुष्पासन पर सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है पुष्प के मादा जनांग। क्या स्थित होता है भाई? पुष्प का मादा जनांग। और मादा जनांग में होता है जायांग। एक जायांग के तीन भाग होते हैं। जायांग जो है वो तीन भाग, जायांग जो है उसकी इकाई, गाइनोसियम जो जायांग बोल रहे हैं अपन मादा जनांग, उसकी एक इकाई को नाम दिया जाता है अंडप। क्या नाम देते हैं भाई? अंडप नाम देते हैं। और अंडप जो है ना, उस अंडप में तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वृत्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये जो मैंने बताया वो मैं लिखवाऊंगा आपको। अभी जो फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको वो स्थिति बता रहा हूं अंडाशय की। अंडाशय जो है वो पुष्पासन के ऊपर सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है। अंडाशय जो है वो पुष्पासन पे सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है। ये स्थिति है। अंडाशय पुष्पासन पे सबसे अंदर की तरफ स्थित, और अंडाशय से लंबी नली जो निकलती है, इस लंबी नली को नाम देते हैं वृत्तिका। और वृत्तिका का जो शीर्ष होता है, फूला हुआ भाग, इसको नाम देते हैं वर्तिकाग्र। ये जो फूला हुआ भाग होता है, तो ये तो हो गया अंडाशय। ये हो गई वृत्तिका और ये वर्तिकाग्र। ओवेरी, वृत्तिका, स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और इनको सम्मिलित रूप से, ये जो तीनों हैं ये सम्मिलित रूप से कहलाता है भी अंडप। अंडप, कार्पेल। और अंडपों से मिलकर बनता है जायांग।
तो पुष्प के मादा जनांग को नाम जायांग देते हैं। जायांग की छोटी इकाई बोलते हैं अंडक, और एक अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब पुष्प में अंडक की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। यहाँ फिलहाल जो अपन ने दिखाया अंडाशय की एक स्थिति दिखाई, उस यानी एक अंडक की स्थिति दिखाई अपन ने, जिसकी 3 भाग हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय पुष्पासन पर सबसे अंदर की तरफ लगा होता है, उससे लंबी नली जो निकलती है वो वर्तिका, और वर्तिका के शीर्ष पर जो गुंबदाकार छोटी जो मुग्धाकार संरचना बनती है उसको नाम देते हैं वर्तिकाग्र। ये तो हुए मादा जनांग। तो अंडक की जो बड़ी इकाई है, अंडक की बड़ी इकाई को नाम दिया जाता है जायांग। इसको नाम देते हैं जायांग। गायनोसियम जो बोलते हैं, जायांग। अब ये तो आ गए, पहले मैं बता रहा हूं अनिवार्य चक्र। अनिवार्य चक्र पहला बता दिया मैंने, मादा जनांग। अब बात कर रहा हूं नर जनांग की। नर जनांग जो है वो कहलाते हैं भी, नर जनांग को जो नाम दिया जाता है पुमंग, एंड्रोसियम, और पुमंग की एक इकाई को नाम देते हैं पुंकेसर, स्टामेन पुंकेसर। और पुंकेसर के फिर 3 भाग हो जाते हैं। पुंके जो नरजनांग है उसको नाम दे रहे हैं अपन पुमंग। पुमंग की छोटी इकाई क्या हो गई, पुंकेसर, और पुंकेसर के 3 भाग। अब एक पुंकेसर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, जैसे एक पुंकेसर की स्थिति को दिखा रहा हूं। ये देखो, यहां पर जो पुंकेसर जो जुड़े हैं पुष्पासन पर, वो पुंकेसर की जो मैंने स्थिति दी है, मैंने आपको लंबा जो तंतु निकलता है इसको तो नाम देते हैं पुतंतु, पुतंतु। और पुतंतु का शीर्ष जिससे जुड़ा होता है इसको नाम देते हैं परागकोश, परागकोश। और जहां ये जुड़ा होता है उसको नाम देते हैं योजी। नरजनांग की जो मैंने स्थिति दिखाई है, जैसे एक पेड़ दिखाया मैंने, ये किसका है, पुंकेसर का। पुष्प में अनेक पुंकेसर होते हैं, पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं पुमंग, नरजनांग। और एक पुंकेसर जो है, एक पुंकेसर स्टामेन जो अपन बोलते हैं, उसकी 3 स्थिति दिखाई मैंने, परागकोश, योजी और पुतंतु। इनको तीनों को मिलाकर बोला जाता है पुंकेसर, स्टामेन। तो ध्यान रखना, मादा जनांग की छोटी इकाई बोलते हैं अंडक, और नर जनांग की छोटी इकाई क्या बोली जाती है भाई, पुंकेसर। और पुंकेसर से मिलकर जो बनती है बड़ी इकाई उसको नाम देते हैं पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये बोली जाती है। तो एक पुंकेसर के 3 भाग हो गए, पुतंतु, योजी और परागकोश। परागकोश में 2 पाली होती हैं। परागकोश में कितनी पाली होती हैं, 2, जो योजी द्वारा जुड़ी रहती हैं आपस में, योजी के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसमें 2 पाली होती हैं और ये योजी के द्वारा जुड़ी होती हैं। योजी यहाँ जहां पर ये जुड़े होते हैं, दोनों पालियां जहां जुड़ी होती हैं। और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। वापस से सुनना, एक परागकोश, 2 पाली, 4 प्रकोष्ठ, यानी एक परागकोश में 2 पालियां हैं और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ हैं। तो एक परागकोश में 2 पाली और 4 प्रकोष्ठ हो गए, ये इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और परागकोश को ही, परागकोश के जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ को नाम दिया जाता है लघु बीजाणुधानी। प्रकोष्ठ को क्या नाम देते हैं, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी की जो कोशिका होती हैं उनको बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं लघु बीजाणु, जिनको नाम देते हैं परागकण। क्या नाम देते हैं भाई, परागकण, पोलन ग्रेन। तो परागकण पादप में बोलते हैं, जंतुओं में बोले हैं शुक्राणु। वापस से सुनना, नर जनांग जो है वो नाम दिए जा रहे हैं पुंकेसर, और नर जनांग क्या बोले जा रहे हैं, पुमंग।
और पुमंग बना होता है अनेक पुंकेसर। तो छोटी का ये पुंकेसर हो गई। एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। जो है उस एक परागकोश में 2 पाली होती है और 4 प्रकोष्ठ होते हैं, और इन प्रकोष्ठ में जो लघु बीजाणु या परागकण बनाने वाली कोशिका होती है उनको नाम दिया जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उनमें अर्धसूत्री विभाजन से परागकण का निर्माण होता है। एकमात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से कितने बन जाते हैं? 4 परागकण, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में होता है, वो जो अपन ने पढ़ा था। तो परागकण किस में भरे होते हैं? परागकोश में। तो परागकोश में भरे होते हैं परागकण। परागकण इसमें मौजूद रहते हैं। अब यहां अपन ने बताया, एक तो बता दिया मादा जनांग, एक बता दिया नर जनांग। मादा जनांग में अपन ने बताया अंडाशय के से लंबी नलिका वर्तिका और उसके शीर्ष पे होता है वर्तिकाग्र। अंडाशय जो अपन ने बताया, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और बीजांड जो है, बीजांड जो किसमें पाए जाते हैं भाई? अंडाशय के अंदर, जिनकी संख्या 1 से अधिक जो होती है, इसके अंदर ही ये गोलाकार अंडाकार रचना होती है जो इसके अंदर मौजूद रहती है, उसको नाम दिया जाता है बीजांड। इसको नाम देते हैं भी बीजांड, ओव्यूल जो दिया जाता है बीजांड। और बीजांड के अंदर देखो, ये जो बीजांड है ना अंडाशय के अंदर, इस बीजांड में जो अध्यावरण पाए जाते हैं, बीजांड के अंदर जो अध्यावरण होते हैं, यानी बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड के अंदर लघु बीजाणु, उसमें तो बताया था अपन ने लघु बीजाणुधानी, इसमें बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, मैक्रो जो गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से जब होगा, उससे निर्मित होगा गुरु बीजाणु। अब यहां गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब 3 समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन जो होता है गुरु बीजाणु के अंदर, उसमें 3 समसूत्री विभाजन से 8 कोशिका बनती हैं टोटल। 3 समसूत्री विभाजन का मतलब कितनी कोशिका बनी? 8। किसमें? गुरु बीजाणु में। गुरु बीजाणु में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसमें तो विभाजन होंगे, अर्धसूत्री विभाजन वो 2 होते हैं अपन जो पढ़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। तो उससे बनेंगे 4 गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त करके बड़े आकार में बदल जाता है, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करता है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 3 समसूत्री विभाजन से टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 8। उन 8 केंद्रक में से जैसे ही गुरु बीजाणु में जैसे ही पहला समसूत्री विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने। दोनों केंद्रक के बीच केंद्रीय रिक्तिका का आकार बढ़ने से दोनों केंद्रक चले जाते हैं विपरीत दिशा में, जो मैं अभी बीजांड के अंदर निषेचन के दौरान बताऊंगा। उसकी संरचना को देख लेते हैं। अंडा के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड में जाकर ही निषेचन क्रिया होती है, बीजांड फिर बीज में परिवर्तित होता है। और ये जो बीजांड जिसमें स्थित है अंडाशय फिर फल में परिवर्तित होता है। बीजांड से बीज का निर्माण और अंडाशय से फल का निर्माण, और ये जो अंडाशय भित्ति है वो बन जाती है फल भित्ति। बताया अपन ने पुष्प अनिवार्य चक्र, जिसमें एक तो बताया अपन ने नर और एक बताया अपन ने मादा जनांग। अब बात करते हैं अपन के सहायक चक्र। पुष्प के सहायक चक्र की अगर बात करें, सहायक बताए एक तो बाह्य दलपुंज और एक बताया मैंने दलपुंज। बाह्य दलपुंज की जो बता रहा हूं मैं पहले, ये देखो मादा थे, मादा जनांग जिनको नाम दिया है जायांग। जायांग की एक इकाई को नाम देता है अंडक। भाग बताए अंडाशय, नली, वर्तिका, इस पे वर्तिकाग्र, उस पर अपन ने बताया वर्तिकाग्र, जो ये बताया अपन ने। और
शीर्ष पर जो सहायक चक्र बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं चक्र के, पहले रहे हैं अपन दलपुंज के, और दलपुंज की जो स्थिति रहती है वो दलपुंज पाया जाता है, जिनको अपन सामान्य भाषा में नाम देते हैं रंगीन पंखुड़ी। क्या नाम देते हैं भी? रंगीन पंखुड़ी। पुष्प जिसकी वजह से आकर्षित लगता है, रंगीन पंखुड़ियां, वो नाम दिया जाता है दलपुंज। दलपुंज बोले जाते हैं सहायक चक्र, सामान्य भाषा में उनको नाम क्या दिया जा रहा है भी? सामान्य भाषा में अपन उनको नाम दे रहे हैं रंगीन पंखुड़ी। तो दलपुंज सहायक चक्र में आएगा सेपल, और सामान्य भाषा में नाम देते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी इसको बोला जाता है। इनका काम है कीट, पुष्प को आकर्षक बनाना। कीट इन्हीं की वजह से आकर्षित होते हैं, तो परागण क्रिया में ये सहायक होते हैं। पोलिनाइजेशन में परागण क्रिया में सहायक होते हैं। परागण क्या है अभी अपन बताएंगे। और इसमें लास्ट जो बचा बाह्य चक्र में, और पुष्प में जो बाह्य एक चक्र जो लास्ट बचा वो है बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज नॉर्मली होता है, बाह्य दलपुंज होता है नॉर्मली ग्रीन कलर में आता है। और बाह्य दलपुंज का काम है, बाह्य दलपुंज जो सबसे बाहर की तरफ जुड़ा होता है, इस बाह्य दलपुंज का काम होता है कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। जब पुष्प डेवलप होता है, शुरुआत की स्थिति में उसके सारे तत्वों की सुरक्षा करने का काम इसका होता है। तो बाह्य दलपुंज जो होता है सेपल, ये है दलपुंज को नाम देते हैं भाई पीटर। सहायक बताया अपन ने, देखो एक तो नाम दिया बाह्य दलपुंज, एक नाम दिया दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो है वो सबसे बाहर की तरफ होता है, पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देना। और दलपुंज को नाम देते हैं पंखुड़ी, बाह्य दलपुंज को नाम देते हैं अंकुड़ी। ये इनके जो सामान्य नाम है, इसको बोलते हैं अंकुड़ी, इसको बोलते हैं पंखुड़ी। ये तो है सहायक चक्र। और अनिवार्य चक्र जो अपन ने बताए नरजनांग और मादा जनांग, ये एक पुष्प की जो ने बताई कि क्या क्या मौजूद है। अब यहां पर जो अपन ने स्थिति दिखाई है नर और मादा जनांग दोनों बताएं, तो ऐसा पुष्प कौन सा कहलाएगा? उभयलिंगी पुष्प है। और अगर पुष्प में केवल या तो नर जनांग है या मादा जनांग है, तो वो कौन सा कहलाएगा? भी एकलिंगी पुष्प कहलाएगा। अब यहां पर जो अपन ने नोट कराया, ये जो डायग्राम अपन ने बताया, देखो पुष्प की संरचना का जो डायग्राम अपन ने बताया, पुष्प की संरचना का डायग्राम जो अपन ने बताया, पादप पुष्प संरचना, इसमें मादा जनांग सबसे अंदर की तरफ बताया अपन ने, जिस पर स्थित होते हैं वो पुष्पासन। पुष्पासन सबसे अंदर की तरफ स्थित होता है मादा जनांग। मादा जनांग जिसको नाम देते हैं जायांग की छोटी इकाई होती है अंडक। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नरजनांग, नरजनांग को नाम देते हैं पुमंग। और पुमंग जो होता है, छोटी इकाई पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश में 1-2 पाली होती हैं, एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और परागकोश में निर्मित होते हैं परागकण, जिनको नर युग्मक बोला जाएगा। और अंडाशय में बीजांड बनता है मादा युग्मक, गुरु बीजाणु, वो बोलते हैं लघु बीजाणु, जो भी अपन बताएंगे। जनन फिलहाल संरचना जो अपन ने बताया, तो ये जो पॉइंट अपन ने नोट कराए, पहले मैं बता रहा हूं, पहले जो अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, पुष्प के सहायक चक्र, और पुष्प के सहायक चक्र में सबसे पहले बाह्य दलपुंज सेपल, पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित
पुष्पासन पे सबसे बाहर की ओर स्थित, और इनका कार्य जो है कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना, ये इनका काम है। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा। और सामान्यतः होता है इनका हरा रंग का होता है। दूसरा, दलपुंज। पुष्प पर उपस्थित रंगीन पंखुड़ियां। पुष्प पर उपस्थित रंगीन पंखुड़ियां, उनको नाम क्या दिया जाता है? दल। और दल का पुंज जो हो गया उसको नाम देते हैं दलपुंज। परागण में सहायक। परागण क्रिया में सहायक। परागण क्रिया को बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी जब अपन पढ़ेंगे। देखो, अपन एक पॉइंट पढ़ा था निषेचन, जब अपन ने जनन तंत्र पढ़ा था, लैंगिक जनन अपन ने पढ़ा था जंतुओं के अंदर, अपना उदाहरण लेके मनुष्य का। ऐसे ही पुष्पी पादपों में भी लैंगिक जनन पढ़ेंगे अभी अपन। पुष्प संरचना पढ़ी है तो वहां बोला भी था मैंने कि पुष्प बताकर फिर इसको पढ़ाऊंगा। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है तो वहां पर भी निषेचन क्रिया होगी। निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक का मिलना। अब नर युग्मक बन रहे हैं परागकोश में, मादा युग्मक यानी नर युग्मक लघु बीजाणु वो तो है परागकोश में, और मादा युग्मक गुरु बीजाणु वो मौजूद है बीजांड के अंदर। तो परागकण वहां से कहां पर उसकी सहायता से नर युग्मक पहुंचेगा? बीजांड के अंदर, मादा युग्मक के पास में। और वहां तक पहुंचने के लिए पहले आएगा वो किस पर? अंडक के शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर। अंडक के शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर। तो पुष्प पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया उसको नाम देते हैं परागण। अब ये क्रिया मेनली तो होती है कीटों के द्वारा। जलीय पादपों में जल के द्वारा भी, परागकण जो हल्के होते हैं वायु के द्वारा भी परागित होते हैं, और कीटों के द्वारा मेन परागण क्रिया होती है। तो कीटों पुष्प को आकर्षित बनाना उनका वो काम है दलपुंज का, तो परागण क्रिया में सहायक होते हैं। ये तो हो गए दोनों पुष्प के सहायक चक्र। बात कर रहा हूं मैं पुष्प के अनिवार्य चक्र। पुष्प के अनिवार्य चक्र। अनिवार्य चक्र में पहले बात कर रहे हैं अपन नरजन्नांग। और नरजन्नांग इनको बोलते हैं भाई पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमंग। और ये जो स्थित है अनेक पुंकेसर से निर्मित। जो पुमंग है वो किससे निर्मित है भी? अनेक पुंकेसर से, अनेक पुंकेसर से निर्मित। और प्रत्येक पुंकेसर के निम्न, प्रत्येक पुंकेसर के निम्न 3 भाग होते हैं। निम्न 3 भाग होते हैं। पहला पुतंतु, दूसरा योजी, और तीसरा परागकोश। क्या लिखवा है बताओ मैंने? देखो, एक तो पुतंतु, एक लिखवा है मैंने योजी, और एक लिखा है अपन ने परागकोश। पुतंतु जिसको नाम दिया जाता है फिलामेंट, तंतु है तो फिलामेंट नाम देते हैं। योजी कनेक्टिव, और परागकोश एंथर। एंथर परागकोश। ध्यान दो,
पुष्प के अनिवार्य चक्र में पहला लिखवाया हूं नरजन्नांग। नरजन्नांग जिसको नाम देते हैं पुमंग एंड्रोसियम, अनेक पुंकेसर से बना होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, जिसमें एक तो बताया पुतंतु, दूसरा योजी और तीसरा बताया अपन ने पराग कोश। ये नरजन्नांग की जो स्थिति हो गई। फिर बता रहा हूं मैं नरजन्नांग के बाद में यहां पर एक चीज नोट करवा देता हूं, पराग कोश। एक पराग कोश में 2 पाली होती हैं जो योजी द्वारा संयुक्त रहती हैं, और एक पराग कोश में कितनी पाली होती है भाई? 2 पाली होती हैं, और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एक पराग कोश में 2 पाली और एक पाली में हो गए 2 प्रकोष्ठ, ये स्थिति है इसमें। तो ये जो बताया अपन ने किसके अंदर भी, पराग कोश की नरजन्नांग की स्थिति। अब अनिवार्य चक्र में दूसरा बता रहा हूं मैं, मादा जन्नांग, जिसको नाम दिया जाता है जायांग, गाइनोसियम। गाइनोसियम मादा जन्नांग, जायांग जो बोला जाता है। अनेक अंडप से निर्मित कार्पेल अंडप जो होते हैं। तो जायांग जो मादा जन्नांग है उसमें क्या पाए जा रहे हैं भी, मादा जन्नांग के अंदर जायांग जो है उसमें पाए जा रहे हैं अंडप, जिनको नाम देते हैं कार्पेल, अंडप से निर्मित। और एक अंडप के निम्न 3 भाग होते हैं। निम्न 3 भाग होते हैं, जिसमें तो आता है भी अंडाशय, फिर वर्तिका, और नंबर 3 वर्तिकाग्र। ये 3 स्थिति। नीचे अंडाकार गोलाकार अंडाशय, अंडाशय से लंबी नली निकलती है वर्तिका, और वर्तिका के शीर्ष पर ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। उसके शीर्ष पर मुग्धाकार संरचना होती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर निर्मित होता है मकरंद। वर्तिकाग्र पर किसका निर्माण होता है भाई? मकरंद का। और मकरंद जो है वो कीटों का भोजन है। कीट जो हैं जैसे मधुमक्खियां वगैरह, वो मकरंद, पुष्पों का मकरंद ग्रहण करती हैं, और मकरंद जो होता है उसको ग्रहण करने के लिए वो वर्तिकाग्र पर आते हैं। अब पुष्प कीट जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर लगातार चलते रहते हैं। जब वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, देखो परागकण जो बनते हैं ना, जैसे ही परागकोश में परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश फटने से परागकण मुक्त होते हैं, और परागकण कीटों द्वारा जो परागण होता है उनके परागकणों पर तेलीय आवरण पाया जाता है, जिसको पोलन कीट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पोलन कीट। इसकी वजह से वो कीटों से चिपक जाते हैं, और जैसे ही कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो वर्तिकाग्र पर वो परागकण वहां छोड़ दिए जाते हैं, तो वहां तक पहुंचने की क्रिया होती है परागण। तो इसमें 3 भाग हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड स्थित होता है। तो अंडाशय में क्या पाया जाता है भाई? बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, और इस आधार पर जो अपन ने नाम बताया कि अंडाशय में जो बीजांड अपन ने नाम दिया, और इस बीजांड के अंदर बीज का निर्माण होगा, जो पादप का भ्रूण बनेगा। बीज के अंदर 2 चीज होती है, भ्रूण और भ्रूणपोष।
भ्रूण जिससे पादप का निर्माण होता है, और भ्रूणपोष के जब भ्रूण का निर्माण होगा, नया पादप बनेगा, उस दौरान पोषण के लिए जो बनता है वो भ्रूणपोष बनता है। तो यहाँ तक की जो स्थिति बताई है, अपन एक पुष्प की संरचना को देखा है, और उसके जो सहायक चक्कर वो अनिवार्य चक्कर अपन ने नोट कराए हैं। एक बार से डायग्राम में अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। पादप पुष्प संरचना में सहायक चक्कर तो ये दोनों हो गए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज का काम है सुरक्षा का पुष्प की कलिकावस्था में। दलपुंज है रंगीन पंखुड़ियां जो परागण क्रिया में सहायक है, पुष्प को आकर्षक बनाकर रखती है। अनिवार्य चक्कर में नरजन्नांग कहलाता है पुमंग, जो पुंकेसर से बना होता है। एक पुंकेसर के 3 भाग बताए, पुतंतु लंबा, उसके शीर्ष पर परागकोश, परागकोश में 2 पालियां होती हैं जो योजी द्वारा जुड़ी होती हैं, और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये स्थिति रहती है। मादा जन्नांग में नाम देते हैं जायांग, जायांग की छोटी इकाई अंडप, एक अंडप के 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, और अंडाशय में स्थित होता है बीजांड, जहां पर निषेचन क्रिया होती है, बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज बनता है, और बीज में 2 चीजें हैं, भ्रूण और भ्रूणपोष। और बीजांड स्थित है अंडाशय में, अंडाशय से परिवर्धन होता है फल का। ये सारी क्रिया होती है निषेचन होने के बाद में। अब ये तो अपन ने पढ़ी पुष्प में नर और मादा जन्नांग की स्थिति, पुष्प की संरचना जो अपन ने देखी, पुष्प की जो संरचना देखी अपन ने, नर और मादा जन्नांग की स्थिति पुष्प के अंदर। अब इसके बाद में पादपों में जो निषेचन क्रिया होगी उसके लिए पहले मैं बताने जा रहा था कि दलपुंज और जो पुष्प की संरचना जो अपन ने बता दी। अब जो अपन बात कर रहे हैं निषेचन क्रिया से पहले, जो मैं बता रहा हूं परागण क्रिया। अच्छा, परागण से पहले एक बार मैं ये जो पुष्प में बाह्य दल होता है ना, बाह्य दल पुंज के रूपांतरण बता रहा हूं इसमें। देखो कई जो पुष्प होते हैं ना, उसमें जनरली बाह्य दल पुंज क्या होता है, जैसे पुष्प कलिकावस्था से पूरा विकसित हो जाता है, उसके बाद में बाह्य दल पुंज झड़ जाते हैं, और कई बार ये चिरस्थायी रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे बैंगन के नीचे अपन देखते हैं स्थायी लग्न बाह्य दल पुंज को देखते हैं, बैंगन के नीचे डंठल देखते हैं ना, वो जुड़ा हुआ उस पे होता है। तो इसी प्रकार से टमाटर में देखते हैं अपन नीचे हरे रंग का लगा हुआ डंठल जो छोटा होता है। तो बाह्य दल पुंज के विशेष रूपांतरण में देखो 2 नाम जो मैं बता रहा हूं, एक तो बता रहा हूं मैं पेपस, एक नाम तो बता रहा हूं पेपस, और एक नाम देखो, एक में जिसमें रूपांतरित हो जाता है ये सूल में, और एक में बन जाता है दलाब। किस आकार में? दलाब आकार में। 3 नाम लिखे हैं मैंने बाह्य दल पुंज के रूपांतरण में। पहला क्या लिखा है? पेपस, दूसरा लिखा है मैंने सूल में, और तीसरा लिखा है मैंने दलाब। पेपस तो अपन क्या बताते हैं इसमें, ये पेपस जो है ना, इसमें बाह्य दल पुंज रोम संरचना में रूपांतरित, रोम संरचना में रूपांतरित, प्रकीर्णन में सहायक। तो ये जो रूपांतरण हुआ वो किसके लिए हुआ भाई? परागण क्रिया में सहायक, परागण में सहायक। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें आँख या सूर्यमुखी, उस आधार पर, तो इसमें ये जो पेपस जो संरचना बनती है वो रोमनुमा संरचना बनती है जो प्रकीर्णन में सहायक है। दूसरा बता रहा हूं मैं सूल में, इसमें बाह्य दल पुंज कांटों में रूपांतरित, कठोर सूल या कंटक में रूपांतरित। और ये जो सूल में है, ये अभी एग्जाम्पल के तौर में बात करें अपन, सिंगाड़ा पे देखते हैं अपन।
सिंगाड़ा का देखते हो बाहर का आवरण जो देखते हो हरे रंग का बाह्य, वो बाह्य दलपुंज का कांटों के रूप में उसमें निकले होते हैं सूल में संरचना जो बनती है। और दलाब में बाह्य दलपुंज श्वेत ध्वज के रूप में रूपांतरित, या ये बोल देते हैं विज्ञापन ध्वज, वो दलाब जो नाम दिया जाता है। और ये भी वही है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, परागण में सहायक। परागण में सहायक कीटों को आकर्षित करना। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, मुसेंडा, देखो सबसे पहले बताया मैंने पेपस पहला रूपांतरण, दूसरा सोलमय, तीसरा दलाब। पेपस क्या है, बाह्य दलपुंज जो है वो रोम संरचना में रूपांतरित होते हैं परकीर्णन में सहायक हो, सॉरी परकीर्णन में सहायक। आंख सूर्यमुखी में स्थिति अगर अपन देखते हैं। दूसरा बताया सूल में, बाह्य दलपुंज कठोर सूल के रूप में कंटक में रूपांतरित। सिंगाड़ा देखते हैं, बाह्य दलपुंज श्वेत ध्वज के रूप में, जिसे विज्ञापन ध्वज कहते हैं, वही कीटों को आकर्षित करना, परागण में सहायक। ये बाह्य दलपुंज के 3 रूपांतरण बताए हैं अपन ने। इसके बाद में देखो जो मैं बता रहा था, जनन शुरू करने से पहले निषेचन क्रिया के लिए पहले मैं बता रहा हूं परागण, पोलिनाइजेशन, पराग कणों का अंडक के शीर्ष वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, वो कहलाता है, उसे नाम दिया जाता है परागण। परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, उस क्रिया को नाम परागण देते हैं। और इसमें एक तो नाम आता है स्वपरागण। स्वपरागण बोला जाता है उभयलिंगी पुष्प। अरे उभयलिंगी पुष्प है तो बताओ, जो नर जनांग और मादा जनांग एक ही पुष्प में है, तो वहीं पर परागकण जो मादा जनांग पर पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, वो तो हो गया स्वपरागण। और परपरागण ये किस में पाया जाता है भाई, एक लिंगी पुष्प में। एक लिंगी पुष्प में परागण क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है भाई, कीटों के द्वारा, मुख्यतः कीटों द्वारा होती है। और इसके लिए मैंने बताया कि जो वर्तिकाग्र है उस पर मकरंद का निर्माण होता है, और उस मकरंद में शर्करा होती है सुक्रोज। कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज शर्करा होती है। उस मकरंद के लिए कीट जो हैं वो पुष्प पर आते हैं, और कीट जो परागण जो होते हैं उनके ऊपर तेलीय आवरण पाया जाता है, पोलन कीट, जिसकी सहायता से वो आसानी से कीटों के पंखों वगैरह से कीटों पर चिपक जाते हैं, और उन कीटों के माध्यम से वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। उस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, परागण। अब इसी में देखो वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण से क्या बनती है भाई, परागनली का निर्माण होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण होगा। परागकण पे 2 जो परत होती है,
उनमें से बाह्य जो चोल है परागकण के बाह्य चोल में उसमें 2 या 1 से 3 छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को नाम देते हैं जनन छिद्र। और आंतरिक जो आवरण है परागकण में उसमें से वो अंकुरित होकर परागनली बनती है। अंतःचोल से बाह्य चोल पे जनन छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र से अंतःचोल परागनली के रूप में बाहर निकलती है। और वो परागनली वर्तिकाग्र से वर्तिका की लंबाई में वृद्धि करती है और अंडाशय में बीजाणु तक पहुंचती है। फिर होती है निषेचन क्रिया। तो पुष्प की संरचना मेनली अपन ने देखी। अब निषेचन क्रिया कैसे होती है, फल और बीज का निर्माण, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।